हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। देखिए दोस्तों, आज अपन जो एमसीक्यू सेशन डिस्कशन करने वाले हैं वो फर्स्ट एड के रिगार्डिंग रहेगा। यानी कि अपन कॉमन इमरजेंसी कंडीशंस जो हो जाती हैं, बर्न हो गया, एक्सीडेंट्स हो गए या फिर इमरजेंसी कंडीशन कुछ भी हो, उनमें अपन फर्स्ट एड के रूप में क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बेसिकली ये वीडियो रहेगा। तो ये धमाकेदार एमसीक्यू सेशन रहने वाला है। फर्स्ट एड के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए चैनल को, और वीडियो अच्छे लगें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ क्लाइंट टेकिंग बाय एक्जिला। क्या पूछा है? नॉर्मल टेम्परेचर के बारे में पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन को अपने को पूरा पढ़ना है। नॉर्मल टेम्परेचर पूछा है, लेकिन किसका? एक्जिला से। अपन बेसिकली क्या करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर अपन ने रट रखा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये किस हिसाब से है? ये ओरली है। किससे है? ओरली है। ठीक है। अब देखिए, एक तो अपन ओरली बता दिया अपन ने, ओरली है ये, तो जनरली सभी इसको यूज करते हैं। अब एक एक्जिला की बात करें और एक बात करते हैं रेक्टम, रेक्टल टेम्परेचर। ठीक है। तो एक्जिला में तो -1 होता है, आप सभी को पता होगा, -1 डिग्री फ़ारेनहाइट, और रेक्टल में +1 डिग्री फ़ारेनहाइट कर देते हैं। ठीक है। तो एक्जिला में कितना होगा? 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और रेक्टल में कितना होगा? 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। ऑप्शन में देखिए, 98.6 है, ये कौन सा है? ओरल का है। 99 किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा रेक्टम का। ठीक है। और 97.6 ये सही ऑप्शन है। कौन सा? एक्जिला। कौन सा? एक्जिला। ठीक है। तो इस हिसाब से आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, चाहे आप 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, एक बार ऐसे समझ में आ जाएगा कि ये क्या पूछना चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल टेम्परेचर देखते ही आपने टिक कर दिया 98.6, नहीं, पूरा पढ़ना है, उसके बाद में ही टिक करना है। तो एक्जिला का कितना हो गया? 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट फीवर। ये पूछ रहे हैं ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है फीवर के लिए। किसके लिए? फीवर के लिए। तो अपन ने पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, एसिटामिनोफेन सुना होगा आपने, किसको बोलते हैं? पैरासीटामोल। किसको? पैरासीटामोल। ठीक है। एसिटामिनोफेन। ठीक है। इसकी वेरिएंट्स देख लीजिए, 500 mg और 650 mg। कोरोना के टाइम में डोलो 650 खूब सुना होगा आपने। 500 भी आती है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट 650 को मानते हैं। आप वेट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। आप इसको BD से लेके QDS, यानी कि दिन में 4 बार तक भी दे सकते हो। ठीक है। तो इस हिसाब से एसिटामिनोफेन को क्या माना जाता है? फीवर की ड्रग ऑफ चॉइस। एसिटामिनोफेन की जगह पैरासीटामोल हो तो पैरासीटामोल टिक कर देना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्लड शुगर एक्सेप्ट। देखिए, ये कह रहे हैं कि एक को छोड़ के और सभी ब्लड शुगर के साइन एंड सिम्टम्स हैं, लो ब्लड शुगर के। ठीक है। ट्रिमर्स, ट्रिमर्स आते हैं लो ब्लड शुगर्स में। सीजर, सीजर भी आते हैं। कोल्ड एंड क्लेमी स्किन, ये भी होती है, लेकिन हाइपरटेंशन नहीं होती है लो ब्लड शुगर में। ठीक है। हाइपरटेंशन और शुगर का बेसिकली कोई लिंक होता नहीं है वैसा, तो इस हिसाब से हाइपरटेंशन और शुगर में लिंक नहीं होता, तो लो ब्लड शुगर के साथ हाइपरटेंशन जरूरी नहीं है। तो इसके ऑप्शन ट्रिमर्स, सीजर्स, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, ये तो होते हैं लो ब्लड शुगर में, हाइपरटेंशन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एड फॉर लो ब्लड शुगर इफ पेशेंट इज अनकॉन्शियस। देखिए, इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ रहा है, ठीक है, वो कह रहा है साहब ब्लड शुगर लो है। आपने चेक किया ग्लूकोमीटर से, तो आपने बिलो 70 आ रहा है या बिलो 50 या 60 जो भी है, लो शुगर आ रहा है। ठीक है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे?
फर्स्ट एड क्या रहेगा आपके पास, और आगे एक ऑप्शन और दिया गया कि वो पेशेंट भी कौन है, अनकॉन्शियस है। ठीक है, अगर कॉन्शियस होता पेशेंट तो अपन जा सकते थे ओरल ग्लूकोज या फ्रूट जूस के साथ में। ठीक है, आपने ORS पिला दिया, आपने फ्रूट जूस पिला दिया। ठीक है, तो ये तो अपन कॉन्शियस के लिए बात कर सकते थे। ठीक है, RL बेसिकली देते नहीं हैं, किस में, RS नहीं देते हैं, लो ब्लड शुगर में DNS देते हैं, DNS देते हैं या फिर D5 डेक्सट्रोज। ठीक है, अगर ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब है तो फिर अपन D10 तक दे सकते हैं। ठीक है, बेसिकली D25 भी आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी कंडीशन में यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई इमरजेंसी कंडीशन अपने को दी नहीं गई। ठीक है, तो अपन ने, अगर अपने को ड्रिप यूज करनी है तो फिर अपन D5 या DNS यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें तो RL दिया गया है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। मैंने बता दिया ओरल ग्लूकोज और फ्रूट जूस अपन तब दे सकते हैं जब पेशेंट कॉन्शियस हो, क्योंकि इसमें दे देंगे तो फिर एस्पिरेशन की संभावना ज़्यादा बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही रहेगा, प्लेस ग्लूकोज पाउडर अंडर टंग। जो ग्लूकोज पाउडर है उसको जीभ के नीचे रख दो। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि चीनी रख दी अपने जीभ के, क्योंकि उससे भी एस्पिरेशन की संभावना रहती है। ठीक है, क्योंकि चीनी के दाने होते हैं वो एस्पिरेट हो सकते हैं आसानी से। तो ग्लूकोज पाउडर ही रखना है अपने को जीभ के नीचे, तो ये बेस्ट रहेगा अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया। तो यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है बेसिकली। हाइपोग्लाइसीमिया को अपन बोलते हैं लो लेवल ऑफ शुगर, यानी कि शुगर का लेवल कितना हो गया, शुगर का लेवल कितना हो गया। बेसिकली कई बुक्स में इसको बिलो 70 मान रखा है, तो बिलो 70 या बिलो 80 भी मानते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना हो तो बिलो 70 इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। तो क्योंकि जो नॉर्मल शुगर लेवल रेंज मानते हैं वो 70 टू 120 मानते हैं, कितने, 70 टू 120 या 126, आप जो भी ऑप्शन में वो बेस्ट लिख देना। ठीक है, तो लो ब्लड लेवल ऑफ शुगर क्या, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ दीज फैक्ट्स इज ट्रू अबाउट बर्न। बर्न के बारे में कौन सा फैक्ट ट्रू है। अप्लाई सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट एंड कवर विद वैसलीन गोज। क्या, सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट एंड कवर विद वैसलीन गोज, ये भी सही है। अप्लाई सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट कवर विद ब्लैंकेट, नो, क्योंकि वो चिपक जाएगा, ये ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है। अप्लाई रनिंग टेप वाटर, बर्न पे टेप वाटर नहीं चलाना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। गिव लिक्विड बाय ओरली, नो, ओरली नहीं देंगे अपन, IV दे सकते हैं, RL दे सकते हैं अपन, ओरली नहीं देंगे लेकिन IV ड्रिप से देंगे RL। ठीक है, RL ड्रग ऑफ चॉइस है बर्न में, यानी फ्लूइड ऑफ चॉइस है किसमें, बर्न में। ठीक है, तो आप सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट का यूज कीजिए और उसको वैसलीन गोज से कवर कीजिए। ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन है कि सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट यूज किया जाए, ठीक है, और उसको वैसलीन गोज से कवर कर दिया जाए, ये बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ डेथ अमोंग पीपल हु इज इनिशियली सर्वाइव ए सीवियर बर्न। ठीक है, ये क्वेश्चन एम्स नोरसेट में पूछा गया, किस में पूछा गया, एम्स नोरसेट में क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। ठीक है, कौन सा रीज़न होता है जिससे पेशेंट की डेथ हो जाती है बर्न की वजह से। तो अपन फीवर तो मान नहीं सकते बेसिकली, ठीक है, क्योंकि फीवर होगा नहीं बेसिकली, उसमें होगा क्या, हाइपोवोलेमिया होगा। ठीक है, हाइपोवोलेमिया होगा, हाइपोवोलेमिया से होगा तो इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस रहेंगे, और हाइपोवोलेमिया होगा तो सीवियर डिहाइड्रेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि फ्लूइड है वो एक्सटर्नल चैम्बर में आ जाएगा, तो वहाँ पे एडिमा भी देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपन मान सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए डायरेक्टली तो आप सीवियर डिहाइड्रेशन बता सकते हो। ठीक है, सीवियर डिहाइड्रेशन के साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये दोनों ही इसके सही ऑप्शन हैं, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज पॉपुलेशन ग्रुप
हैज़ द हाईएस्ट रिस्क फॉर बर्न? कौन सा एज ग्रुप बर्न के लिए हाईएस्ट रिस्क में रहता है? तो 24 मंथ और यंगर, क्या 2 साल से कम, 2 साल से छोटे बच्चे, क्योंकि कैपिलरीज इतनी डेवलप नहीं होती हैं, उस वजह से रिस्क ज़्यादा रहता है बर्न का। फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए बच्चों को, फ्लूइड वॉल्यूम अगर कम हो जाएगी, डिहाइड्रेशन की कंडीशंस ज़्यादा देखने को मिलेंगी, तो फिर बर्न के इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और जैसे ही बच्चों में डिहाइड्रेशन होता है, बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो 24 महीने से कम जो बच्चे हैं वो ग्रेटेस्ट रिस्क पे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, इन द केस ऑफ केमिकल बर्न टू द स्किन, हाउ शुड देन अफेक्टेड एरिया बी ट्रीटेड? अगर कोई केमिकल बर्न है, ठीक है, जैसे कोई एसिड या फिर जो भी कोई केमिकल है वो गिर गया है शरीर पे, ठीक है, ठीक है, तो आप उसको किस प्रकार से अफेक्टेड एरिया को ट्रीट करोगे वो बताना है। वॉश द एरिया विथ सोप? नो। देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जैसे कोई भी केमिकल हो, एसिड हो, उसको अपने से सोप या वाटर से क्लीन नहीं करना है, ठीक है। अपने को करना क्या है बेसिकली, अप्लाई एन ऑइंटमेंट और बटर, नहीं नहीं ये भी गलत ऑप्शन है, ऑइंटमेंट और बटर नहीं लगाना है। कूल द एरिया विद आइस, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी वेसल, वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो इस वजह से ये नहीं करना है। अपने को क्या करना है बेसिकली, सिंपल सी बात है, फ्लश द एरिया फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स विद कूल रनिंग वाटर। कोई भी आप एक नल के नीचे जाओ, बिना साबुन के किसी भी चीज़ मत लगाओ, ओनली 20 मिनट तक आप उसके नीचे हाथ या पैर जो भी है, जहाँ भी चला है उसको आप धोते रहो। चाहे आँख में गया है केमिकल, तो आप आँख को धोते रहो, चाहे हैंड या फिर लेग जो भी है, 20 मिनट तक कम से कम उसको धोना है कूल रनिंग वाटर में, और कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। तो बेस्ट रेस्पॉन्स होगा प्राइमरली, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है बोन सेटर्स इनटू फ्रेगमेंट्स इज कॉल्ड। ये एक हड्डी है, ये यहाँ से डिवाइड हो गई, ठीक है, अलग अलग पार्ट हो गई, यानी कि बोन डिफरेंट हो गई, तो वो बोलते हैं कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। क्या, कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर्स। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। ट्रांसवर्स किसको बोलेंगे, ट्रांसवर्स ऐसे बोलेंगे, देखिए ट्रांसवर्स किसको बोलते हैं, ट्रांसवर्स इस तरीके का होता है, ठीक है, और जैसे बीच में से टूट गई। ग्रीन स्टिक की बात की जाए तो ग्रीन स्टिक किस में देखने को मिलता है, चिल्ड्रन में देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली, ग्रीन स्टिक चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। कम्युनिकेट मैंने आपको बता ही दिया है। स्पाइरल फ्रैक्चर इस तरीके से होता है, स्पाइरल वे में, ठीक है। ग्रीन स्टिक में एक हेयर लाइन सा फ्रैक्चर हो जाता है, वो दिखाई बिल्कुल कम देता है, ठीक है, वो बच्चों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरीज टू द बोन इज एक्चुअली ब्रोकन इन स्मॉल क्रैक और माइनर? तो मैंने भी आपको बता दिया था, हेयर लाइन फ्रैक्चर किस में, हेयर लाइन में आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे बोन है मान लीजिए और इसके फ्रैक्चर हुआ, तो यहाँ से इतना सा फ्रैक्चर होगा, थोड़ा सा, कितना सा, जैसे ये बोन है तो इसमें से बस थोड़ा सा फ्रैक्चर होगा, वो दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल बारीक फ्रैक्चर होगा, उसको अपन बोलेंगे हेयर लाइन फ्रैक्चर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, विच ऑफ दीज फ्रैक्चर्स नेसेसिटेट्स द यूज ऑफ बोन सीमेंट और सम अदर इम्प्लांट? कंपाउंड फ्रैक्चर्स। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या, जैसे हड्डी पूरी तरीके से ही अलग हो गई, ठीक है। एक तो ये फ्रैक्चर का साइन आप याद कर लीजिएगा, इसको फ्रैक्चर साइन बोलते हैं अपन, ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। कंपाउंड फ्रैक्चर में देखिए नेसेसिएट होता है कि अपन सीमेंट, बोन सीमेंट आती है उसका यूज करें, या फिर कोई अदर इम्प्लांट जैसे अपन रोड वगैरह डलवाते हैं उसका यूज करें, तो कंपाउंड फ्रैक्चर इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Mr. Ramakant met with an accident and his right femur broke at 3 different places। ये अप्लाइड क्वेश्चन है थोड़ा सा,
देखिएगा ध्यान से कि मिस्टर रमाकांत जो है उनका एक एक्सीडेंट हो गया और उनकी जो राइट फीमर है, ये लेफ्ट मान लेते हैं अपन, ये राइट मान लेते हैं, ठीक है, ये राइट मान लेते हैं अपन। राइट फीमर है वो 3 जगह से टूट गई, ठीक है। द कट ए क्लीन द कट ए क्लीन ब्रेक एंड द 4 pieces वर पुट बैक टुगेदर इन देयर ओरिजिनल प्लेस, व्हाट काइंड ऑफ फ्रैक्चर डिड हैव। तो ये हो गया मल्टीपल फ्रैक्चर। यानी कि आप ये पहले ही बात कर रहे हो कि 3 जगह से, 3 डिफरेंट प्लेस से टूट चुकी है बोन, 3 डिफरेंट प्लेस से टूट चुकी है, तो वो हो गया मल्टीपल फ्रैक्चर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कोल्ड क्लेमी स्किन कॉम्बाइंड विद रैपिड ब्रीथिंग। क्या कोल्ड क्लेमी स्किन है, रैपिड ब्रीथिंग है, पेल स्किन है, तो ये सब शोक के साइन है भाई साहब। किसके? शोक के। सबसे पहले तो आपको कोल्ड क्लेमी स्किन दिख जाए, कोल्ड क्लेमी स्किन, और रैपिड ब्रीथिंग चल रही हो, क्या सांस बहुत तेज चल रही हो, और शरीर पीला हो रहा, तो वो शोक की कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट मूव ए पर्सन हु इज द शोक इफ़ यू सस्पेक्ट दे हैव। किस पर्सन को मूव नहीं करना है? तो देखिए स्पाइनल इंजरी, मैं आपको एक बात बता दूं, कोई सी भी लेवल की स्पाइनल इंजरी हो, ये शौक की बात नहीं है, किसी भी चीज़ में हो पेशेंट को मूव नहीं करना है अननेसेसरली, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा जो है वो जो स्पाइनल इंजरी होती है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आप मूव कराओगे तो उसमें ज़्यादा कंडीशन ख़राब होगी, अदर पार्ट भी अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अपने स्पाइनल कॉर्ड जो है वहीं से ही सभी सेंटर रेगुलेट होते हैं, तो इस वजह से मना किया जाता है कि आप शॉक की कंडीशंस में स्पाइनल इंजरी के पेशेंट हुए मूव ना करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शॉक में बी कोज्ड बाय, शॉक किससे हो सकता है? शॉक देखिए आप पॉइजन से भी हो सकता है, ब्लड लॉस हो गया, हाइपोवोलेमिया हो रहा है, ठीक है, उससे भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी करवा सकते हैं शॉक, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन से हो सकता है, तो ऑल ऑफ द अबोव इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फेंटिंग इज नॉट इंक्लूड। फेंटिंग एक प्रकार से चक्कर आ रहे हैं, फेंटिंग आप मान लो चक्कर आना, क्या चक्कर, ठीक है। तो फेंटिंग में देखिए अनकॉन्शियसनेस ये नहीं, फेंटिंग में अनकॉन्शियसनेस यानी कि उसको अता पता नहीं रहता, लास्ट कंडीशन में ये हो सकता है। अगर इफेक्ट कम है तो फिर ये नहीं होगा, लेकिन लास्ट कंडीशन में अनकॉन्शियस स्थिति में आ जाता है पेशेंट, तो अनकॉन्शियसनेस होता है फेंटिंग में। इर्रेगुलर हार्ट डिजीज, इर्रेगुलर हार्ट डिजीज मान लो, आप हार्ट ब्रीथ मानो, ये होता है फेंटिंग में। नोजिया एंड डिजीनेस और लाइट डार्कनेस, नोजिया वोमिटिंग के चांसेस रहते हैं, जैसे जी घबरा रहा है, थकान महसूस हो रही है, ठीक है, ये सब रहते हैं। और आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, तो ये सब होते हैं। पाल्पिटेशन नहीं होता है, ठीक है, पाल्पिटेशन नहीं होता है, पल्स फील होना खुद की, क्या फेंटिंग में पाल्पिटेशन नहीं होता है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर फेंटिंग मैनेजमेंट। किसी को फेंटिंग यानी कि चक्कर आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, मेक द पर्सन टू लाई फ्लैट एट लीस्ट फॉर 15 मिनट्स। आप उसको ज़मीन पे या बेड पे जहाँ भी है उसको सीधा फ्लैट लिटा दीजिए, ठीक है, 15 मिनट एटलीस्ट उसको लिटा दीजिए, ठीक है, और उसके पास में ही बैठना है, ठीक है। अगर उसको सर दर्द हो रहा है, क्या सर दर्द हो रहा है, तो उसको सर दर्द थोड़ा सर को दबाना है, उसके पास में बैठ के उसको मॉनिटर करना है, ठीक है, और उसके बाद में जैसे भी कंडीशन हो उस हिसाब से केयर प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट देखिए, हाउ शुड यू कैन ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी। देखिए आपके पास एक पेशेंट आया अनकॉन्शियस है, क्या अनकॉन्शियस कैजुअलिटी यानी ट्रॉमा यूनिट में आ रहा है, ठीक है, आप उसका एयरवे ओपन कैसे करोगे?
एयरवे ओपन कैसे करोगे? अब वो अनकॉन्शियस है, ऐसा तो है नहीं आप उसको खड़ा करके जो थ्रस्ट मैन्यूवर दे दोगे या फिर लिफ्ट चिन कर दोगे, नहीं। हेड टिल्ट करना है, हेड टिल्ट करना है और चिन को क्या करना है, थोड़ा सा अप यानी कि थोड़ा सा लिफ्ट करना है। क्या करना है बेसिकली आपको, हेड को तो थोड़ा सा टिल्ट कर दिए, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट कर दिए और चिन को थोड़ा सा अप कर दिया यानी कि लिफ्ट कर दिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका राइट होगा कि अगर किसी पेशेंट को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है और वो अनकॉन्शियस है तो आप कैसे ओपन करोगे एयरवे को, हेड को टिल्ट कर देना है और चिन को लिफ्ट कर देना है। बेस्ट रेस्पॉन्स ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ लॉन्ग वुड यू चेक टू सी इफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी इज ब्रीथिंग नॉर्मली। देखिए कोई अनकॉन्शियस पेशेंट रोड पे पड़ा हुआ मिल गया मान लो आपको, तो आप कितनी देर तक ब्रीथिंग चेक करोगे, कितनी देर तक, ओनली 10 सेकेंड, एटलीस्ट 10 सेकेंड तो करना ही है अपने को, क्योंकि 10 सेकेंड में अपन एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि ब्रीथिंग नॉर्मली चल रही है, अप चल रही है या डाउन चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच इज करेक्ट रेशियो ऑफ CPR इन एडल्ट। एडल्ट में CPR रेशियो 32 होता है और चाइल्ड में ये 15:2 होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट शुड यू फर्स्ट एक्शन बी व्हेन ट्रीटिंग एन इलेक्ट्रिक बर्न। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्या फर्स्ट एक्शन क्या होगा आपका, जैसे कोई इलेक्ट्रिक बर्न का पेशेंट आता है आपके पास तो ट्रीट करोगे आप, तो एंश्योर दैट द कैजुअलिटी स्टिल ब्रीथिंग, नहीं ऐसा कुछ एंश्योर नहीं करेंगे, वॉश भी नहीं करना अपने को, ठीक है, क्योंकि वॉश अपन किस में कर रहे थे, वॉश अपन कर रहे थे केमिकल बर्न में, किस में कर रहे थे, केमिकल बर्न में, ठीक है, केमिकल में वॉश करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, चेक फॉर डेंजर एंड एंश्योर दैट कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिकल सोर्स इज ब्रोकन। देखिए इसमें मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें क्या पूछा, फर्स्ट एक्शन, एक्शन पूछा आपको, ये नहीं पूछा कि फर्स्ट डोज क्या दे दोगे आप उसको, तो एक्शन तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि वो जो इलेक्ट्रिक शॉक हुआ है उसको किस सोर्स से हुआ है और उसको डिस्कनेक्ट किया गया है या नहीं किया गया, ये मेन बात है। तो चेक फॉर डेंजर एंड एंश्योर दैट कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिकल सोर्स इज ब्रोकन, ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस। मैंने आपको बता दिया था सीवियर ब्लड लॉस हुआ तो क्या होगा, हाइपोवोलेमिया, ठीक है, और हाइपोवोलेमिया हुआ तो हाइपोवोलेमिक शॉक यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉट इज ए फेंट, फेंट क्या होता है। देखिए फेंट होता है ए ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, थोड़ी सी कॉन्शियसनेस की कमी आ जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा ही अनकॉन्शियस हो जाए, ठीक है, अनकॉन्शियस भी नहीं होता है लेकिन कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो जाती है, अता पता नहीं रहता है, चक्कर आने लगते हैं, उसको बोलते हैं फेंट, क्या, फेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ शॉक इंक्लूड, क्या, शॉक के क्या क्या साइन एंड सिम्टम हैं, शुरू में भी अपने पढ़े थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, ठंडी हो जाएगी स्किन बिल्कुल, रैपिड एंड फीबल पल्स, यानी कि रैपिड पल्स हो जाएंगी, क्या, रैपिड पल्स हो जाएंगी, शैलो ब्रीथिंग, ऐसे ब्रीथिंग की आवाज़ आएगी, गहरी सांस, क्या बोलते हैं उसको, गहरी सांस, ठीक है, शैलो ब्रीथिंग। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या शॉक में कोल्ड एंड क्लेमी स्किन होती है, रैपिड एंड फीबल पल्स भी होती है और शैलो ब्रीथिंग भी होती है, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन एंड रिजल्टिंग वैसोडाइलेशन कैन लीड टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ शॉक। जैसे इन्फेक्शन हो रहा है, वैसोडाइलेशन हो रहा है, वेसल्स का डायलेशन हो रहा है, तो कौन से टाइप का शॉक होगा, तो वो शॉक हो जाएगा कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर से रिलेटेड शॉक जिसको अपन बोलते हैं वो हो जाएगा कार्सिनोजेनिक,
ये डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन या फिर ब्लड लॉस की वजह से होता है, और ये इन्फेक्शन की वजह से होता है सेप्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक एलर्जिक शॉक होता है, ठीक है, ये आपको पता है, एलर्जिक शॉक होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो ये 4 टाइप के शॉक हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड यू फर्स्ट एक्शन बी व्हेन डॉग बाइटिंग। देखिए अब जैसे कुत्ता खा गया किसी को, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुत्ता खा गया तो अपने को क्या करेंगे, क्या करना है, सीधी सी बात है, उस घाव को धोते रहना है, सोप इन रनिंग वाटर, यानी कि आप 15 से 20 मिनट तक उस घाव को धोते रहो, किससे, नॉर्मल वाटर जो भी होता है अपना रनिंग वाटर, उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्नैक बाइट एक्सेप्ट। कौन सा स्नैक बाइट का साइन एंड सिम्टम नहीं है, 3 तो हैं और 1 नहीं है, क्या है वो, नंबनेस एट द साइट ऑफ बाइट, सूना हो जाएगा पूरा जहाँ भी सांप ने खाया है, ये सही बात है, सूना हो जाएगा। थकान महसूस होने लगेगी, नींद आने लगेगी, ये भी सही बात है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड स्पीच, डिफ़िकल्टी हो जाएगी, डिस्निया आपको महसूस होगा, ठीक है, एटलेक्सिया महसूस हो जाएगा, आपको अटक अटक के बोलने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जो डिक्रीज हार्ट रेट है ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि हार्ट रेट होती है इंक्रीज, जैसे ही सांप ने आपको काटा तो आपकी हार्ट रेट होगी क्या, इंक्रीज, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फ्लूइड्स इन बर्न इज नॉट कंसिडर, यानी कि 3 फॉर्मूले तो करेक्ट हैं, एक फॉर्मूला गलत है, कंसिडर नहीं किया जाता है। तो देखिए RL 1.5 ml पर kg पर परसेंटेज ऑफ टोटल बर्न सरफेस एरिया, ये तो यूज में लिया जाता है। डेक्ट्रोज इन वाटर 200 ml फॉर एडल्ट्स, ये भी सही बात है। कोलोइड्स एंड RL बट हाफ ऑफ अमाउंट इन फर्स्ट 24 आवर्स, ये भी सही बात है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेट 2000 ml NS विद इन 4 आवर्स, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा भैया, ये नहीं करना है आपको कि आप उसको फ्लूइड ओवरलोड कर दो, ठीक है। ये ऊपर वाले 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, लास्ट वाला बिल्कुल गलत है। RL अपन 1.5 ml पर kg के हिसाब से टोटल बर्न सरफेस एरिया के हिसाब से दे देते हैं। पार्कलैंड फार्मूला आता है एक, क्या होता है, पार्कलैंड फार्मूला आता है, पार्कलैंड फार्मूला आता है बर्न का, और टोटल बर्न सरफेस एरिया अगर अपने को निकालना है तो वो आता है रूल ऑफ 9, क्या, रूल ऑफ 9, इससे आप निकाल सकते हो टोटल बर्न सरफेस एरिया। इसके बारे में किसी दिन डिटेल से पढ़ेंगे, टोटल बर्न सरफेस एरिया का रूल ऑफ 9 के बारे में, ठीक है। और डेक्स्ट्रोज तो अपन देते हैं क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है हाइपोवोलीमिया के अंदर, उसके बचाव के लिए डेक्स्ट्रोज इन नॉर्मल सैलाइन भी दे सकते हैं, डेक्स्ट्रोज इन वाटर भी दे सकते हैं, और RL भी बर्न में अपन दे सकते हैं कोलोइड के साथ। ये बातें आपको पूरी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, सीजर्स कैन बी कोज्ड बाय, सीजर्स, ठीक है, सीजर्स आप एपिलेप्सी भी बोल सकते हो, क्या, एपिलेप्सी भी बोल सकते हो। सीजर ब्रेन फंक्शन में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, सीजर आ रहे हैं, तो किस वजह से कोज होते हैं सीजर, वो देख लीजिए। ब्रेन इंजुरी दैट लेफ्ट स्कार टिश्यू और अदर डैमेज, देखिए अगर ब्रेन इंजरी हुई और वो स्कार टिश्यू छोड़ दिए उसने, तो फिर और भी डैमेज हो सकते हैं, और उसकी वजह से जो है वो सीजर आ सकते हैं, ब्रेन इंजरी। इन्फेक्शन दैट लेफ्ट स्कार टिश्यू इन और कोज अदर डैमेज टू ब्रेन, इन्फेक्शन से भी हो सकते हैं, ब्रेन इंजरी से भी हो सकते हैं, और माल फंक्शनिंग ऑफ जीन, जो जीन मटेरियल होता है अपने जो ब्रेन में, उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और उसकी वजह से भी सीजर हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ब्रेन इंजरी से भी हो सकता है सब, इन्फेक्शन से भी हो सकता है, और माल फंक्शनिंग हो गई जीन की तो उससे भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू फर्स्ट एक्शन बी टेकन व्हेन फॉरेन बॉडी इन द इसोफेगस, सांस वाली नली में, खाने वाली नली में जा रही है क्या फॉरेन बॉडी, तो अब क्या करोगे, आप दे दो हेमलिच मैन्योर, क्या दे दो, हेमलिच मैन्योर, क्या दे दोगे डायरेक्ट, हेमलिच मैन्योर, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो बेसिकली ये ही क्वेश्चन थे आज के सेशन में। काफ़ी कुछ डिस्कस किया है अपन ने। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल पर एक बार विजिट कीजिएगा। और भी काफ़ी क्लासेज चैनल पर हैं, अगर वो भी नॉलेजेबल लगें तो अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर कीजिएगा, स्प्रेड कीजिएगा। हम आपके लिए और भी शानदार क्लासेज लाने का प्रयास करेंगे। आगे राजस्थान सीएचओ वैकेंसी आ रही है, ईएसआईसी वैकेंसी आ रही है, नोट सेट आ रही है, सभी वैकेंसीज आ रही हैं, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे वीडियोज़। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कल फिर से मिलेंगे एक और नए एमसीक्यू सेशन के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।